हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। और अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। वही वॉल्यूम 1 है और बेसिक रेडिएशन फिजिक्स अपन कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। इस चैप्टर में अपन एक्सरे ट्यूब, कैथोड के बारे में, एनोड के बारे में, रोटेटिंग एनोड, लाइन फोकस प्रिंसिपल और हील इफेक्ट के बारे में जो MCQ हैं वो पढ़ेंगे। MCQ मतलब 1 लाइनर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरे ट्यूब क्या होती है। एक्सरे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सरे में कन्वर्ट किया जाता है। तो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल, उसको एक्सरे में कन्वर्ट करेंगे। एक्सरे ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है? एक्सरे प्रोड्यूस करना। एक्सरे ट्यूब के मेन पार्ट में कौन कौन आते हैं? कैथोड आता है, एनोड आता है। एक्सरे ट्यूब किस मटेरियल का एनवेलप में होती है, मतलब किस मटेरियल का बना होता है एनवेलप उसका? ग्लास या मेटल एनवेलप होता है। ग्लास में हो सकती है, ग्लास के बाहर मेटल हो सकता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों रखा जाता है? ताकि इलेक्ट्रॉन बिना ऑब्स्ट्रक्शन के ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा जो एयर होगी वो इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलाइड करेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर वो किया जाता, वैक्यूम किया जाता वहाँ पे। एक्सरे ट्यूब हाउसिंग का फंक्शन क्या है? एक तो वो प्रोटेक्शन करेगा और इसके अलावा हीट को डिसिपेशन, मतलब हीट को बाहर निकालेगा। हाउसिंग में कौन सा ऑयल भरा रहता है? वो इंसुलेटिंग ऑयल होता है। इंसुलेट मतलब जो जिसके अंदर चालक नहीं होता। चालक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं करे, उसको इंसुलेटिंग बोलते हैं। ट्यूब हाउसिंग का दूसरा फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है ताकि जो ऑपरेटर है, जो टेक्नीशियन है, उसको करंट का झटका नहीं लगे। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वो प्रोवाइड करता है। एक्सरे विंडो क्या होती है? ट्यूब का वो पार्ट जहाँ से यूज़फुल एक्सरे बाहर निकलती है, वो एक्सरे की विंडो या पोर्ट होता है। यूज़फुल बीम किसको कहेंगे? जो एक्सरे पेशेंट की तरफ जाती हैं वो यूज़फुल है ना। प्राइमरी में, सेकेंडरी में प्राइमरी यूज़फुल है, सेकेंडरी स्कैटर रेडिएशन। कैथोड, कैथोड ट्यूब के किस साइड होता है? तो कैथोड है वो नेगेटिव साइड है। कैथोड का मेन फंक्शन क्या हो? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। कैथोड असेंबली के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? फिलामेंट और फोक्सिंग कप। कैथोड में 2 ही पार्ट होते हैं, फिलामेंट और फोक्सिंग कप। फिलामेंट टंगस्टन का, टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, अच्छी इलेक्ट्रॉन इमिशन करेगा, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे टंगस्टन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा ना। फिलामेंट को हीट करने पर क्या होता है? थर्माइनिक इमिशन होगा और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ से। फोक्सिंग कप का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना। फोक्सिंग कप किस मटेरियल का बना होता है? निकल या मोलिब्डेनम का। ड्यूल फोकस ट्यूब क्या होती है? जिसमें स्मॉल और लार्ज दोनों फोकस स्पॉट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूल फोकस ट्यूब। स्मॉल फोकस स्पॉट कब यूज़ करेंगे? अगर फाइन डिटेल चाहिए अपने को, जैसे ब्रेस्ट के लिए इमेजिंग करी जाती है मैमोग्राफी, तो उसके लिए स्मॉल फोकस स्पॉट का यूज़ करते हैं ताकि डिटेलिंग अच्छी मिल सके, फाइन डिटेल मिल सके। लार्ज फोकस स्पॉट यूज़ कब करेंगे? जब हाई एम एक्सपोजर के लिए या फिर लार्ज एनाटॉमी को कवर करें, देन फिर लार्ज फोकस स्पॉट का यूज़ करें। फिलामेंट करंट कितना होता है? हाई करंट और लो वोल्टेज। फिलामेंट का करंट हाई रहता है, वोल्टेज कम रहता है। स्पेस चार्ज क्या होता है? फिलामेंट के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो कि कम पोटेंशियल लगाने पे आता है। स्पेस चार्ज क्या होता है? इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इमिशन कम होना। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम होगा क्योंकि क्लाउड बन चुका है वहाँ पे। कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। एनोड में क्या आता है? एनोड ट्यूब किस साइड प्रेजेंट? पॉजिटिव। एनोड का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एक्सरे प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, देन एक्सरे उससे प्रोड्यूस करेगा। वो टंगस्टन टारगेट है अपना। टारगेट है टंगस्टन है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74, लगभग मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने से क्या प्रोड्यूस होता है? वही एक्सरे प्रोड्यूस होगी और हीट होगी साथ में। फिक्स्ड एनोड कहाँ यूज होता है? तो फिक्स्ड एनोड है वो डेंटल रेडियोग्राफी और पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में यूज़ होता है। रोटेटिंग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जो अपनी मेन है, उसके अंदर रोटेटिंग एनोड का यूज़ किया जाता है। टारगेट एंगल क्या होता है? एनोड टारगेट का इंक्लाइनेशन एंगल, मतलब टारगेट एंगल वो एंगल है कि एनोड को कितने अपन इंक्लाइनेशन पर रखा है। टिपिकली टारगेट एंगल कितना होता है? 6 डिग्री टू 20 डिग्री होता है, 6 से 20 डिग्री। एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बता दिया। डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में कौन सा एनोड यूज होता है? रोटेटिंग एनोड। टंगस्टन टारगेट का एडवांटेज क्या है? हाई एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट। एनोड डिस्क किस मटेरियल की बनी होती है? टंगस्टन रेनियम लोहे की। एनोड स्टेम किस मटेरियल का होता है? मोलिब्डेनम का। स्टेम, स्टेम का मतलब समझते हो? जिसके ऊपर ये लगा होता है। स्टेम का मतलब छड़ समझ लो आप। जो पुल्ली बोलते हैं ना, पुल्ली के ऊपर, जैसे चक्की की जो पुल्ली होती है उसके ऊपर वो पार्ट लगे होते हैं, है ना, ये पत्थर के, तो पुल्ली नीचे वाली, तो वो पुल्ली की बात कर रहा। स्टेम का मतलब छड़, मोलिब्डेनम की बनी होती है वो। और डिस्क ऊपर किससे लगी होती है? टंगस्टन रेनियम की।
ओके, रोटेटिंग एनोड में क्या होता है? रोटेटिंग एनोड में एक्सपोजर के दौरान रोटेट करें। रोटेटिंग एनोड का मेन एडवांटेज है वो हीट को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रोटेटिंग एनोड की स्पीड कितनी होती है? लगभग 3000 से 10,000 RPM ये स्पीड बता रहा है। रोटर कहाँ होता है? रोटर ट्यूब इन लूप के बाहर होता है, स्टार्टर ट्यूब इन लूप के अंदर होता है। तो स्टार्टर अंदर होता है, रोटर बाहर होता है। रोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन है ये वही इंडक्शन है जो पंखे वगैरह की मोटर में काम में लिया जाता है। तो वही मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर एक टाइप से, वो ताकि घुमा सकें उसको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वो ट्रांसफार्मर वो वाला पार्ट है ना, वहीं से। स्टार्टर का फंक्शन क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। रोटर का फंक्शन एनोड डिस्क को रोटेट करना। रोटेटिंग एनोड हीट लोडिंग को इंक्रीज करता है, हाँ भाई करता है। कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये एक डिसएडवांटेज है। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल फोकस स्पॉट बड़ा होता है और इफेक्टिव फोकस स्पॉट छोटा होता है, ठीक है। एक्चुअल फोकस स्पॉट वो है जहाँ पे अपन स्ट्राइक करवाएंगे, और इफेक्टिव जो अपने को एक्सरे मिलेंगी पेशेंट की साइड में, उसको बोलते हैं इफेक्टिव फोकस स्पॉट। एक्चुअल वो है जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एनोड के ऊपर, एनोड डिस्क के ऊपर, उनको बोलते हैं एक्चुअल। और इफेक्टिव जो अपने को मिलेगा वो। लाइन फोकस प्रिंसिपल किसने दिया था? ये पूछा नहीं जाता। एक्चुअल फोकस सपोर्ट क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन टारगेट को स्ट्राइक करते हैं, एक्चुअल वो है। इफेक्टिव क्या होता है? जहाँ इमेज रिसेप्टर से विजिबल होता है, वही बता रहा था अभी आपको मैं। इफेक्टिव फोकस सपोर्ट छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि बेटर इमेज डिटेल मिल सके, कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले, रिजोल्यूशन अच्छा मिल सके। एक्चुअल फोकस सपोर्ट बड़ा क्यों रखा जाता है? हीट डिसिपेशन के लिए। लाइन फोकस प्रिंसिपल का एडवांटेज शार्प इमेज और बेटर हीट मैनेजमेंट। इमेज शार्प आएगी, हीट मैनेजमेंट बेटर होगा। टारगेट एंगल कम करने से इफेक्टिव फोकस सपोर्ट पर क्या इफेक्ट होता है? टारगेट एंगल अगर कम करेंगे अपन तो इफेक्टिव फोकस सपोर्ट छोटा हो जाएगा। टारगेट एंगल बढ़ाने से इफेक्टिव फोकस सपोर्ट बड़ा हो जाएगा, इफेक्टिव जो अपने को मिल रहा है। लाइन फोकस प्रिंसिपल इमेज क्वालिटी इंप्रूव करता है, हाँ भाई करता है। हील इफेक्ट क्या है? हील इफेक्ट में एनोड साइड पर बीम इंटेंसिटी का कम होना, ये हील इफेक्ट है। मतलब एनोड साइड में कम होगी, कैथोड साइड से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस साइड ज़्यादा होगी इंटेंसिटी। हील इफेक्ट किस साइड ज़्यादा होता है? एनोड साइड। वो एनोड हील इफेक्ट का मतलब वो ऐसे बताना चाह रहा है कि वहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है, तो कम होती है वही तो है हील इफेक्ट, तो इसलिए एनोड साइड ज़्यादा है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एनोड साइड हील इफेक्ट ज़्यादा होता है। हील इफेक्ट का मतलब ये है कि एक्सरे की इंटेंसिटी कम होना, तो एनोड साइड कम होती है इसलिए हील इफेक्ट वहाँ ज़्यादा हो। हील इफेक्ट किस वजह से होता है? एक्सरे के सेल्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से, मतलब अपने आप एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो होता है। कैथोड साइड पर बीम इंटेंसिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, एनोड साइड पर कम होती है। हील इफेक्ट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? टारगेट एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है। मतलब टारगेट एंगल अगर ज़्यादा दिया है देन हील इफेक्ट है वो कम होगा, है ना। और अगर टारगेट एंगल कम दिया है फिर ज़्यादा हो जाएगा। छोटा टारगेट एंगल होने पर हील इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। बड़ा टारगेट एंगल होने पर हील इफेक्ट कम होता है। हील इफेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? थिक बॉडी पार्ट को कैथोड साइड रखते हैं, ये प्रैक्टिकल यूज है। तो थिक साइड कैथोड साइड रखेंगे, है ना, पेशेंट की। चेस्ट रेडियोग्राफी में कैथोड साइड किस तरफ रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हील इफेक्ट से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रेस्ट में और एक चेस्ट रेडियोग्राफी में। तो किस साइड रखेंगे? लोअर थोरेक्स की तरफ। कैथोड को लोअर थोरेक्स की तरफ रखा जाएगा। लोअर थोरेक्स मतलब नीचे स्टमक की साइड में कैथोड को रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वर्टेब्रा जो होते हैं ना वो बड़ी वाली आ जाती हैं, जैसे T7 L1, वो उस साइड वो चली जाती है, वो पार्ट, तो वो थिक पार्ट है, इसलिए कैथोड उस साइड रखा जाता है। और ऊपर वाली जो है वो वर्टेब्रा छोटी हैं साइज़ में, प्लस थिक कम होती हैं, थिन होती हैं वो थोड़ी, है ना। ये सर्वाइकल से लगा के नीचे टी वाली थोरेसिक वाली, इसलिए लोअर थोरेसिक की तरफ कैथोड रख रहा है। एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन में क्या आया है? कैथोड का फंक्शन बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना, एनोड का फंक्शन एक्सरे प्रोड्यूस करना। रोटेटिंग एनोड का फ़ायदा क्या है? भाई हीट डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करेगा, एक ही काम है उसका, हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि वो जल्दी जल्दी ठंडा हो सके। रोटर कहाँ होता है? ट्यूब के अंदर होता है, स्टार्टर ट्यूब के बाहर होता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल का मेन एडवांटेज शार्प इमेज और हीट डिसिपेशन, तो इमेज शार्प आ जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। एक्चुअल फोकल सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट एरिया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ने वाले हैं, कहाँ से? कैथोड की साइड से आके। इफेक्टिव क्या होता है? विजिबल फोकल सपोर्ट, जो अपने को मिलेगा वो विजिबल वाला पार्ट है, वो इफेक्टिव फोकल सपोर्ट है। हील इफेक्ट किस साइड होता है? एनोड साइड होता है हील इफेक्ट।
थिक एनाटॉमी को किस साइड रखना चाहिए, कैथोड साइड रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट वैल्यू में टंगस्टन का एटॉमिक नंबर बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया, रोटेटिंग स्पीड बताई है नोड की, और टारगेट एंगल बताया है, कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 4। तो अपन सेकेंड ईयर में बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि मेन पार्ट अपना सेकेंड ईयर का पढ़ना अपने को। ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हाई वोल्टेज सर्किट क्या है और फिलामेंट सर्किट क्या है, इसके बारे में अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज़ करता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, रेक्टिफायर का काम है ना एसी टू डीसी वाला है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम ही वो ये ऊपर नीचे करेगा वो एसी को, बाकी कुछ नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि एक के अंदर जो कोइल है उसके अंदर करंट दिया है तो दूसरे में उसकी वजह से इंड्यूस होना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसी भी कोइल के अंदर अपन करंट डालेंगे तो वहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, वो होता है। वो मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया कि एक कोइल से दूसरी कोइल में डालेंगे, जो ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस करंट पर काम करता है, एसी पे। ट्रांसफार्मर का इन्वेंटर कौन था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के नियम है इसमें फर्स्ट ईयर में, है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल दिया था। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है, वोल्टेज को चेंज करना, है ना। ट्रांसफार्मर की मेन पार्ट कौन कौन से थे, प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल, आयरन कोर, ये होते हैं। प्राइमरी कोइल में करंट देंगे, सेकेंडरी से लेंगे, आयरन कोर के ऊपर कोइल है वो लिपटा के रखते हैं अपन। तो ये 3 पार्ट है मेन। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, इनपुट वोल्टेज, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, कोर का फंक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम करता है, नहीं करता, वो एसी पे काम करता है। बेसिक ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल कौन कौन से, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कोइल के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे में वोल्टेज इंड्यूस होना, मतलब एक के अंदर करंट दिया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, है ना, वो तो होगा ही, उसकी वजह से दूसरे के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेम कोइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना, तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट होता नहीं होता। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100%, पर कोई आइडियल नहीं होता। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 95 to 99%। मैंने बोला था ना, देखो 99% हो सकती है, लास्ट 100 नहीं होगी। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, नहीं करता। ट्रांसफार्मर करंट को चेंज करता है। वोल्टेज और करंट का रिलेशन ट्रांसफार्मर इन्वर्स होता है, बिल्कुल होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन का आपने सुना होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, सिंपल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न्स कितने होते हैं, ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, इसलिए तो बढ़ा के देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट पर क्या इफेक्ट करता है, करंट को डिक्रीज़ कर देता है। करंट डिक्रीज़ करेगा तभी तो वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा। एक्सरे मशीन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ होता था, कि हाई केवीपी मिल सके अपने को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज जनरेट कर सकता है, लगभग 40 केवी से 150 केवी तक है वो स्टेप अप जनरेट कर सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस सर्किट में यूज होता है, हाई वोल्टेज में, है ना। हाई वोल्टेज सर्किट का पर्पज़ क्या है, हाई वोल्टेज सर्किट का पर्पज़ है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना। किधर करना है, एनोड की साइड में, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सरे प्रोड्यूस हो सके। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन किस वोल्टेज से होती है, हाई वोल्टेज से होती है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हाई वोल्टेज कितनी है, 40 से 150 केवीपी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, करंट वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज को कम करता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्न कितने होते हैं, कम होते हैं प्राइमरी से। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट पर क्या इफेक्ट करता है, करंट को इंक्रीज़ कर देता है, वोल्टेज को डिक्रीज़ कर देगा, तो उल्टा होगा ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ फिलामेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि अपने को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन करना, तो कम करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए। फिलामेंट का कितना वोल्टेज चाहिए होता है, फिलामेंट को लगभग 6 से 12 वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए। फिलामेंट करंट कितना होता है, 3 से 6 एम्पियर या फिर ज़्यादा हो सकता है फिलामेंट का करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिलामेंट को हीट करने में हेल्प करता है, हाँ करता है। फिलामेंट को हीट ही करेगा ना, वो करंट देगा उसको। फिलामेंट हीटिंग का पर्पज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक इमिशन करवाना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई करंट प्रोवाइड कराता है, हाँ कराता है। लो वोल्टेज हाई करंट प्रोवाइड कराता है, तो हो गया ना। फिलामेंट सर्किट किस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, उसी पे इनपुट देते हैं, उसी से आउटपुट लेते हैं। आउटपुट कैसे लेते हैं, टर्न के बेस पे लेते हैं, कि जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, और कम टर्न कर देंगे तो वोल्टेज कम मिलेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ एक्सरे मशीन में कहाँ होता है, केवीपी सिलेक्शन के लिए। भाई केवीपी सिलेक्ट कर रहे हैं तब यूज़ करेंगे ना, मतलब ज़्यादा केवीपी चाहिए तो ज़्यादा टर्न होंगे।
ऑटो ट्रांसफ़र वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रोवाइड करता नहीं करवाता। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है? कॉम्पैक्ट होना, इफ़िशिएंट होना, मतलब छोटा होता है और इफ़िशिएंट है। केवीपी सिलेक्टर किस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है? केवीपी सिलेक्टर ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, अभी बताया था अपन ने। ऑटो ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई को रेगुलेट करता है भाई। एक्सपोजर से पहले वोल्टेज एडजस्टमेंट कहाँ होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये केवीपी की बात करा बार बार मैं वोल्टेज के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट किस ट्रांसफार्मर को जाता है? स्टेप अप को जाता है। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन आउटपुट लेंगे और आगे भेजेंगे स्टेप अप को। अब स्टेप अप वही काम करता है हाई वोल्टेज देने वाला, जो आपने पहले पढ़ा था। डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन में ऑटो ट्रांसफार्मर में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। केवीपी सिलेक्शन करना ना। हाई वोल्टेज सर्किट, हाई वोल्टेज सर्किट का मेन फंक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है किसके बीच में? फिलामेंट और एनोड के बीच में, उसको आइसोलेट करना। हाई वोल्टेज सर्किट में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है? स्टेप अप। कि हाई वोल्टेज सर्किट में यूनिट में मेजर होता है केवीपी में। केवीपी की फुल फॉर्म किलो वोल्टेज पीक। हाई केवीपी से क्या होता है? बीम पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। हाई केवीपी से इमेज कॉन्ट्रास्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। लो केवीपी से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन स्पीड किस पर डिपेंड करते हैं? केवीपी पे भाई, जो बीच में वोल्टेज लगा उसी पे डिपेंड करेगी ना। एक्सरे फोटो एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? केवीपी पे। हाई वोल्टेज सर्किट इमेज क्वालिटी को इफेक्ट करता है बिल्कुल, है ना। इमेज क्वालिटी को इफेक्ट तो करेगा, कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है ना वो। फिलामेंट सर्किट में क्या होता है? फिलामेंट सर्किट का फंक्शन क्या है? फिलामेंट को हीट करना। फिलामेंट सर्किट में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है? करंट ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। फिलामेंट हीटिंग किस प्रोसेस को स्टार्ट करती है? थर्माइनिक इमिशन। फिलामेंट करंट किस यूनिट में मेजर होता है? एम्पियर में। करंट तो एम्पियर में मेजर होगा। एम ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो एम ए जो है अपना ट्यूब करंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्यूब करंट किस पर डिपेंड करता है? फिलामेंट के टेम्परेचर पे, कि भाई फिलामेंट का टेम्परेचर कितना है ना। फिलामेंट टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि थर्माइनिक इमिशन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ने पर क्या होगा? ज़्यादा एक्सरे मिलेगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिलामेंट सर्किट इमेज डेंसिटी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। एम ए और फिलामेंट सर्किट डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ, डायरेक्टली रिलेटेड हो ना। एम ए क्यों रिलेटेड है? क्योंकि वहाँ पे करंट दे रहे हैं अपन ज़्यादा, इसलिए रिलेटेड है वहाँ में से। एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना, डाउन करना, स्टेप अप डाउन। ऑटो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? केवीपी सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिलामेंट सर्किट का फंक्शन फिलामेंट हीट करने के लिए। हाई वोल्टेज सर्किट का फंक्शन इलेक्ट्रॉन आइसोलेशन के लिए। केवीपी किस ट्रांसफार्मर से कंट्रोल होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर से। फिलामेंट को हीट कौन करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिलामेंट को हीट करने का स्टेप डाउन का है। हाई वोल्टेज जनरेटर कौन करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम करता है? बिल्कुल नहीं करता, एसी पे करता है। इंपॉर्टेंट वैल्यू, फिलामेंट का वोल्टेज 6 से 12, डायग्नोस्टिक केवीपी रेंज 40 से 150। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 95 to 99%। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज सर्किट है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिलामेंट सर्किट है। ऑटो ट्रांसफार्मर केवीपी सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 में अपन अगले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सब आएंगे। रेडियोग्राफी भी आएगी, स्पेशल प्रोसीजर भी आएंगे, सब के सब अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और 1-2 टॉपिक पेशेंट केयर की भी करेंगे, जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो वो भी करेंगे अपन साथ में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।